हेलो दोस्तों। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वाइटल साइंस। वाइटल साइंस हमारा नर्सिंग के पैरामीटर से, नर्सिंग के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ऑल ओवर हमारे हर ही डिपार्टमेंट के अंदर हम जब भी कोई हमारा पेशेंट आता है आईसीयू के अंदर कहीं पे भी आता है तो हम वाइटल साइंस ज़रूर असेस करते हैं। तो इसके बारे में हमें एक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए और बहुत अच्छे से होना चाहिए, उसी के बाद हम वाइटल्स असेस कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि वाइटल साइंस का अनदर नेम क्या होता है। तो वाइटल साइंस को हम अनदर नेम कार्डियल साइंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर अलग अलग चीज़ें होती है। अगर हम आईसीयू के अंदर बात करें तो आईसीयू के अंदर वाइटल साइंस में हम 5 पैरामीटर्स देखते हैं। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर एंड फिफ्थ वन होता है पेन। एंड नॉर्मली जो हमारे वाइटल साइंस होते हैं वो फर्स्ट टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर होता है। देन अनदर थिंग, सो अब हम एक वन बाय वन सबको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये आईसीयू के आगे अगर आईसीयू की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में हम पेन को भी फिफ्थ वाइटल साइंस में असेस करते हैं। नॉट इन इमरजेंसी कंडीशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन को हम, अगर इमरजेंसी कंडीशन है उस कंडीशन में हम जो हमारी सेचुरेशन होती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल होते हैं, उसको भी हम फिफ्थ वाइटल साइंस में कंसिडर करते हैं। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं कि न्यू बॉर्न के अंदर हम इन सारी चीज़ों में से पहले क्या चीज़ असेस करते हैं एंड अडल्ट पर्सन के अंदर हम नॉर्मली क्या कंसिडर करते हैं। तो अडल्ट पर्सन के अंदर तो यही पैरामीटर होता है। सबसे पहले टेम्परेचर असेस करते हैं, देन पल्स असेस करते हैं, देन उस रेस्पिरेशन, देन ब्लड प्रेशर। अगर न्यू बॉर्न की बात करें तो न्यू बॉर्न का पैरामीटर ये चेंज हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्टली हम न्यूनेट वाइटल्स अगर लेते हैं तो हमें रेस्पिरेशन चेक करना होता है, देन पल्स चेक करना होता है, देन टेम्परेचर, बीपी। एक पॉइंट बन जाता है रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर एंड बीपी। ड्यूरिंग रूटीन एग्जामिनेशन टीपीआर एंड बीपी चेक करते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में फर्स्ट पल्स, देन रेस्पिरेशन, बीपी एंड टेम्परेचर। ओके, हमारा ये मेन पैरामीटर्स होता है। अगर हम अब डिटेल में जाते हैं तो टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर हम कहाँ कहाँ से असेस करते हैं एंड कितना कितना टेम्परेचर कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे टेम्परेचर में हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। एंड अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमारे कितने टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं। अगर ओरली टेम्परेचर चेक करते हैं तो सेल्सियस में 37.0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर रेक्टल की बात करें तो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है। 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं, फ़ारेनहाइट शो होता है रेक्टल से फ़ारेनहाइट में। एक्सिलरी से 36.5 डिग्री सेल्सियस होता है एंड 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एक्सिलरी से अगर हम चेक करते हैं। टिम्पैनिक अगर हम ईयर से चेक करते हैं तो 37.5 डिग्री सेल्सियस होता है, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा शो होता है टिम्पैनिक से। टेम्पोरल अगर आर्टरी होती है, जो हमारी यहाँ ब्रेन की आर्टरी होती है, अगर वहाँ से चेक करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, हमारा ये मेन है। अगर हम इसके अंदर जाके ये बात करें, अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, कोई ऐसी कंडीशन है, तो उसके कम से कम 15 मिनट बाद हमें टेम्परेचर असेस करना है, ताकि वो जो थर्मामीटर है वो किसको रीड ना कर ले और स्मोकिंग वाले टेम्परेचर को रीड नहीं कर ले। ठीक है, फिर ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि थर्मामीटर को इंसर्ट करते टाइम कौन सी पोजीशन यूज़ करनी है, कितना इंसर्ट करना है, तो ये बहुत डिटेल में वीडियो चली जाएगी। इसके लिए हम कभी फिर से एक वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं, मेन चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा एक टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास सेल्सियस हमें फाइंड आउट करना है, फ़ारेनहाइट दिया होता है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट माइनस में 32 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में 5/9। ठीक है, क्या करेंगे हम, सेल्सियस इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, जितना भी हमारा फ़ारेनहाइट होता है उसको 22, जैसे फॉर एग्जांपल 23 है तो 23 माइनस 2 32 कितना हो गया, -9 एंड 5/9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, -1 आ गया, 5 मल्टीप्लाई करा 1 -5 हो गया। तो हमारा ये आंसर आया। अगर हम सेल्सियस में देखते तो -5 डिग्री सेल्सियस हमारा ये आया, 23 डिग्री फ़ारेनहाइट था। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा इधर पे। ठीक है, तो हमारा मेन ये है कि हमारा ये फॉर्मूला होता है। ठीक है,
सेल्सियस इक्वल टू F माइनस फ़ारेनहाइट माइनस 32 मल्टीप्लाई में 5/9 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई में 9/2 5 प्लस में 32, ठीक है। देन उसके बाद हम कुछ डायग्राम्स दिखा देते हैं कि कौन कौन से डायग्राम कैसे कैसे होते हैं। तो ये तो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ये डिजिटल थर्मामीटर होता है। मोस्टली अभी सभी हॉस्पिटल्स के अंदर यही थर्मामीटर्स यूज़ किया जाता है। ये हमारा रेक्टल थर्मामीटर है जो थोड़ा लेंथ में बड़ा होता है, लंबा होता है और काफ़ी लॉन्ग होता है, बिल्कुल पतला होता है, ठीक है। तो हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन होता है फोरहेड थर्मामीटर। फोरहेड थर्मामीटर जैसा हमारे कोविड के टाइम पे जो थर्मामीटर्स यूज़ हो रहे थे उस टाइप का एक थर्मामीटर होता है जिसको हम फोरहेड पे अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद वो हमें एक रीडिंग शो करता है जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को कितना टेम्परेचर है। देन होता है टेम्पोरल थर्मामीटर। टेम्पोरल थर्मामीटर हमारी जो टेम्पोरल बोन होती है उसके ऊपर हम थर्मामीटर को अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद टेम्परेचर शो करता है। इन्फर्ड थर्मामीटर, ये हमारे कोविड टाइम पे यूज़ किया जाता है, जो पेशेंट के स्किन से शो करके उसके टेम्परेचर को बता देता था। देन होता है अल्कोहल थर्मामीटर। ये भी हमारा अल्कोहल थर्मामीटर होता है जो अल्कोहल के टेम्परेचर को शो करता है। देन होता है डिस्पोजेबल थर्मामीटर, ठीक है। इसको हम यूज़ एंड थ्रो करते हैं। इसमें ना कुछ डॉट्स बने होते हैं, ये डॉट्स हमारे टेम्परेचर को फाइंड आउट करते हैं। देन ये शो हो जाते हैं, उसके बाद हम इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। देन होती है पेसिफायर थर्मामीटर। पेसिफायर थर्मामीटर जैसे हमारे जो मुंह में पेसिफायर्स वगैरह बच्चे यूज़ करते हैं ना, वो थर्मामीटर होता है। हम बच्चे को मुंह में वो देते हैं, उससे बच्चे का टेम्परेचर फाइंड आउट होता है। फोरहेड प्लास्टिक स्ट्रिप थर्मामीटर, ये भी हमारी यूज़र एंड डिस्कार्ड वाली होती है। जैसे हम इसको फोरहेड पे लगाते हैं तो ये टेम्परेचर शो करती है। देन उसके बाद डिस्कार्ड कर देते हैं। वेरेबल थर्मामीटर, जिसे हम वेयर कर सकते हैं, जैसे आजकल की स्मार्ट वॉच वगैरह चल रही है तो उसमें ना इसमें पेशेंट का थर्मामीटर रूटीनली बताते रहते हैं, ठीक है। सो अभी एक नॉर्मल चीज़ बता देते हैं कि पायरेक्सिया होता है जिसमें टेम्परेचर 100 डिग्री से 100 डिग्री के समथिंग होता है। लो और माइल्ड पायरेक्सिया जिसमें 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मॉडरेट पायरेक्सिया जिसमें 100 टू 103 पायरेक्सिया होता है। हाई पायरेक्सिया जिसमें 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हाइपर पायरेक्सिया अगर होता है तो वो मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। हाइपरथर्मिया की बात हम करें तो व्हेन बॉडी टेम्परेचर more than 105 degree Fahrenheit, then is considered is known as hypothermia. Hypothermia less than 95 degree Fahrenheit. Euthermia, it is a normal body temperature or 98.6 degree Fahrenheit or 37 degree Celsius is known as यूथर्मिया, ठीक है। तो हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नॉर्मली सब हाइपो पहुंचते हैं पर किसी को ये नहीं पता कि यूथर्मिया क्या होता है, ठीक है। तो यूथर्मिया हमारी वो कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। नॉर्मल कितना कंसीडर करते हैं, फ़ारेनहाइट के अंदर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। देन क्राइसिस ऑफ टेम्परेचर। क्राइसिस ऑफ टेम्परेचर की बात करें, इट इज़ रैपिड रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर। जो क्राइसिस ऑफ टेम्परेचर में होता है कि इसमें ना एकदम से पेशेंट का टेम्परेचर रैपिडली रिटर्न टू नॉर्मल में आ जाता है। देन ट्रू क्राइसिस, इसमें क्या होता है कि पेशेंट का टेम्परेचर एकदम से हाई होकर नॉर्मल आ जाएगा। फॉल्स में क्या होगा, एक बार हाई होगा, फॉल हो जाएगा, फिर हाई हो जाएगा, ठीक है। बट रियलिटी में पेशेंट का बीपी वो टेम्परेचर लो नहीं होगा। देन लाइसिस होता है। लाइसिस जिग-जैग मैनर में पेशेंट का टेम्परेचर हाई जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू फीवर, इसमें कांस्टेंट एक पर्टिकुलर टाइम पे पेशेंट का लगातार उसका फीवर बढ़ रहा होता है। रिमिटेंट फीवर व्हेन टेम्परेचर वेरिएशन मोर देन, जिसमें पेशेंट का टेम्परेचर हाई होगा बट उसके जो टेम्परेचर की वेरिएशन होगी इसमें 2 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा। इंटरमीडिएट फीवर में क्या होगा, पेशेंट का बैक एट रेगुलर इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल पे बार बार पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मलेरिया के केसेस में होता है। मोस्टली क्या होगा कि नाइट टाइम पे जो पेशेंट होंगे उनका जो टेम्परेचर होगा वो हाई हो जाएगा, ठीक है। इनवर्स फीवर में हाईएस्ट रेंज में टेम्परेचर जाता है मॉर्निंग और लोएस्ट। मॉर्निंग में तो हाईएस्ट जाएगा एंड लोएस्ट जाएगा इवनिंग में। हेक्टिक सीवरिंग सेप्टिक फीवर जिसमें मैन बॉडी टेम्परेचर वेरिएशन टू फर सच एज लेस मोर देन 5 डिग्री फ़ारेनहाइट।
रिलैप्सिंग फीवर जिसमें फेब्राइल पीरियड्स आते हैं, जिसमें सीजर्स वगैरह आते हैं पेशेंट को, ठीक है वो। तो अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि एल्गार मोटिस, पैलर मोटिस, जब भी पेशेंट डेड हो जाता है तो 4 कंडीशन हमें देखने को मिलती है, एल्गार, पैलर, लीवर और राइगर, ठीक है। एल्गार में क्या होता है, इट इज़ ए लॉस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर होता है वो लॉस हो जाता है 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर, मतलब हर घंटे पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर डेथ के बाद कितना 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट डाउन जाना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इन फर्स्ट 24 आवर आफ्टर डेथ के 24 घंटे बाद ये स्टार्ट हो जाता है। पैलर मोटिस में क्या होता है, पेलनेस, पीली पड़ने लग जाती है। लीवर में क्या होता है, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है बॉडी की आफ्टर डेथ 30 मिनट के अंदर 30 मिनट से लेकर 3 घंटे के अंदर ब्लू पड़ने लग जाती है बॉडी। राइगर मोटिस की बात करें तो बॉडी जो होती है वो अकड़ने लग जाती है, ये हमारी 10 घंटे के बाद होती है, डेथ की 10 घंटे के बाद अकड़ेगी, आधे घंटे के बाद से लेकर 3 घंटे तक बॉडी ब्लू पड़ने लग जाएगी और डेथ के बाद पीली पड़ने लग जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉल होने लग जाएगा, ठीक है। इफ़ टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0.6 डिग्री सेल्सियस देन पल्स रेट इंक्रीज, अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो पेशेंट बॉडी का जो पल्स रेट है ना वो भी बढ़ेगा, पेशेंट टैकी करेगा। रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा 4 पर मिनट, ऑक्सीजन कंजप्शन भी पेशेंट की 7% इंक्रीज हो जाएगी। देन अभी बात करते हैं हम पल्स की, ठीक है। सॉरी, तो पल्स में हम क्या देखते हैं, पल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा फैक्टर है, हम इससे बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट की हार्ट रेट क्या चल रही है, पेशेंट की दिल की धड़कन कितनी चल रही है। 3 फिंगर से हम फाइंड आउट करते हैं, इंडेक्स फिंगर होती है, मिडल फिंगर होती है एंड रिंग फिंगर होती है, ठीक है। 3 फिंगर से हम फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट की हार्ट रेट कितनी होती है, ओके। अकॉर्डिंग टू मैनुअली अगर हम बात करें तो पल्स हैज़ 4 मेन कैरेक्टर, पल्स के अंदर 4 मेन कैरेक्टर्स होते हैं। एक होती है रेट, रिदम, वॉल्यूम एंड टेंशन। रेट, कितनी रेट से चल रहा है, रिदम कैसी है, रेगुलर रिदम है, एबनॉर्मल रिदम है, हाई रिदम है, स्लो रिदम है, ठीक है वो। देन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम है, हाई स्पीड है, ठीक है, लो है, क्या वॉल्यूम चल रहा है, टेंशन कितनी है उसकी, ठीक है, वो सारी चीज़ें। द स्टडी ऑफ द पल्स इज नोन एज स्फेगो, जिसमें हम स्टडी करते हैं पल्स की उसे स्फेग्लोमोलॉजी बोलते हैं, स्फिगीमोलॉजी, ठीक है। पल्स डेफिशिएंट क्या बोलते हैं, जो डिफरेंस होता है किस किस के बीच, एपिकल पल्स और रेडियल पल्स। एपिकल पल्स एंड रेडियल पल्स के बीच जो डिफरेंस होता है उसे पल्स डेफिशिएंट बोलते हैं। पल्स कैन बी टेकन वेयर देयर एन आर्टरी अक्रॉस और क्रॉस ए बोन क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्किन। पल्स असेस बाय पाल्पेशन मेथड, पल्स को हम कैसे असेस कर सकते हैं, पाल्पेट करके असेस कर सकते हैं। +2 ग्रेड पल्स इज कंसिडर नॉर्मल, जब हमें +2 ग्रेड पल्स फील होती है ना तो हम उसको नॉर्मल कंसिडर करते हैं। पल्स डिफरेंट टाइप्स की होती है, अभी थोड़ा नीचे बताएंगे। पल्स शुड बी चेक फुल ऑफ 1 मिनट, 60 सेकेंड के अंदर चेक करते हैं, बट अगर किसी के पास टाइम कम है तो डू नॉट मेजर 30 सेकेंड, उसको 30 सेकंड के लिए मेज़र नहीं करना है। अगर कर भी रहे हो तो 30 सेकंड तक मेज़र करके देन मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट से। इफ़ क्लाइंट्स कंडीशन इज डिटोरिएट इट विल फॉल्स रीडिंग, ठीक है। एक्सेप्ट कैरोटिड पल्स, सिर्फ कैरोटिड पल्स को छोड़ के आप चेक कर सकते हो। पल्स शुड बी चेक फुल ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट ही चेक करनी है 60 सेकेंड में। एक्सेप्ट कैरोटिड पल्स, क्योंकि कैरोटिड पल्स सिर्फ हम 10 सेकंड के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि कैरोटिड पल्स कब चेक करते हैं, जब पेशेंट को CPR के चांस लग रहे होते हैं, पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं आ रही, हमें लग रहा है पेशेंट हार्ट अटैक में है, पेशेंट शॉक में है, तो उन कंडीशन में हम क्या करते हैं, कैरोटिड पल्स चेक करते हैं फर्स्टली, देन हम स्टार्ट करते हैं। वो हमारा पूरा CPR का अलग से पैटर्न हो जाता है कि हमें क्या क्या करना है, रिस्पॉन्स चेक करना है, पेशेंट की का हार्ट रेट चेक करनी, पल्स चेक करनी, then patient is not responsive, not effective, then उसके बाद हमें CPR स्टार्ट करना है, हेल्प के लिए बुलाना है किसी को, ठीक है। then grading एम्बुलेटेशन ऑफ आर्टेरियल पल्स, ठीक है। so 3+ बाउंडिंग, 2+ ब्रिस्की एक्सेप्टेड
एंड ब्रिस्की एक्सेप्टेड नॉर्मल होता है, अगर 2+ है तो हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं, 3+ बाउंडिंग होता है, 1+ डिमनिश होता है, वीकर देन एक्सपेक्टेड होता है, 1+ डिमनिश, अगर 1+ है तो हम उसको डिमनिश करेंगे। ठीक है, 1+ हमारा डिमनिश वीकर देन एक्सपेक्टेड होता है, 2+ ब्रिस्की एक्सपेक्टेड होता है, 3+ बाउंडिंग होता है, 0 अपसेंट, अगर 0 है तो अपसेंट है पल्स, 1+ है तो डिमनिश है, अगर 3+ आ रहा है तो बाउंडिंग पल्स है, हाई चल रही है। ठीक है, फ्रॉम रेडियल आर्टरी से अगर हम बात करें तो डिफरेंट हमारी होती है, मोस्ट कॉमन साइड फॉर पल्स असेसमेंट अलग अलग होती है। ठीक है, रेडियल हमारी कहाँ पे, तो जहाँ हमारा हाथ होता है, तो जो हमारी ये रिस्ट होती है यहाँ पे हमारी रेडियल होती है, जो थंब की साइड वाली आर्टरी होती है वो रेडियल आर्टरी होती है, इनसाइड ऑफ द रिस्ट नियर द साइड ऑफ थंब के साइड वाली जो आर्टरी होती है वो हमारी थंब, बताया मैंने, थंब की साइड वाली रेडियल आर्टरी होती है। टेम्पोरल आर्टरी जो हमारा टेम्पोरल बोन होती है उसके पास होती है। ठीक है, देन कैरोटिड आर्टरी जो हमारी ये बोन होती है, कैरोटिड बोन होती है हमारा जो नेक होती है, नेक के सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट इज एट द साइड्स ऑफ द नेक और एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स। ठीक है, उसके सराउंडिंग प्रेजेंट होती है। टाइम 5 to 10 सेकेंड में हमें CPR के टाइम पे मेजर करना होता है। फ्रॉम ब्रेकियल आर्टरी का पता ही होगा कहाँ पे होगी, सॉरी। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी की बात करें तो हमारी ब्रेकियल आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो हमारा ये एल्बो और इसका नीचे वाले डोर्सल पोर्शन का जो हैंड होता है उनके बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पे हमारी ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होती है। देन फीमोरल आर्टरी जो हमारी थाई होती है उनके बिटवीन में जो एरिया होता है, हिप एंड जो फुट्स का जो जॉइंट होता है उनके बीच में, जो जॉइंट के बीच में जो आर्टरी प्रेजेंट होती है फीमोरल आर्टरी होती है। पॉप्लेटियल आर्टरी जो हमारे नीज होते हैं, नीज के अंडर जो आर्टरी होती है वो हमारी पॉप्लेटियल आर्टरी। तो डोर्सल पेडियस जो हमारी पेडल पल्स के अंदर होती है, जो हमारा फुट का बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन होता है वहाँ पे एक आर्टरी प्रेजेंट होती है जिसे डोर्सल पेडिस और पेडल पल्स बोलते हैं। फ्रॉम पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, टिबियल जो हमारी टिबियल बोन होती है उसी के वहाँ पे एक टिबियल आर्टरी प्रेजेंट होती है, टिबियल आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, फिर हम इसे एक डायग्राम से बता देते हैं। ठीक है, ये हमारी जो टेम्पोरल बोन है यहाँ पे टेम्पोरल आर्टरी है, ये हमारी कैरोटिड आर्टरी है, ये हमारी ब्रेकियल आर्टरी है, ये हमारी पॉप्लेटियल आर्टरी है, ये पेडल आर्टरी है, ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है, ये हमारी फीमोरल आर्टरी होती है, ये हमारी रेडियल है, एंड ये हमारी एपिकल आर्टरी है जो हमारे बिल्कुल हार्ट है ना, हार्ट का जो अपेक्स पोर्शन है जो बिल्कुल कॉर्नर वाला, ठीक है, अपेक्स वाला पोर्शन है वो एपिकल पल्स वहाँ से जा रही है आर्टरी। रेडियल हमारी यहाँ से होती है थंब के पास से, यहाँ पे ब्रेकियल है, यहाँ कैरोटिड है, टेम्पोरल आर्टरी है, देन पॉप्लेटियल है, पेडल है, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई पल्स के बारे में। अगर एपिकल पल्स की बात करें तो पल्स की क्या लोकेशन होती है, 4th इंटरकोस्टल स्पेस पे 2.5 सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, देन रेट की बात करें तो कितना होता है, 60 to 100 ब्रीथ पर मिनट होता है। अगर 120 160 जा रहा है तो टैकी हो रहा है, अगर 100 से ऊपर जा रहा है तो फिर हमारा टैकी होता है, अगर 60 से डाउन जा रहा है तो ब्रेडिकार्डिया में जाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम यूजुअली नॉर्मली स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, एबनॉर्मल वॉल्यूम वेरीज करता है कंडीशन। बाउंडिंग पल्स में वाटर हैमर पल्स या फिर कोरिजन पल्स, कोलैप्सिंग पल्स भी बोलते हैं। ठीक है, देन बाइजेमिनल पल्स, ये हमारी कुछ एबनॉर्मल पल्स होती है, बाइजेमिनल पल्स, पैराडॉक्सिकल पल्स, वीक और थ्रेडी पल्स, ये इस टाइप की पल्स होती है जो हमें बिल्कुल ही फील नहीं होती। ठीक है, देन उसके बाद रिदम्स की बात करें तो रेगुलर पैटर्न ऑफ पल्स इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम और रेगुलरिटी ऑफ हार्ट रेट। सो एबनॉर्मल पल्स की कुछ डायग्राम्स बता रखे, क्या क्या पल्स होती है, कैसे कैसे काम करती है। देन रेस्पिरेशन की बात करें तो नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है उसको यूपोनिया बोलते हैं, जिसमें हमारी 24 से मोर देन हो जाती है टैकीपीनिया, अगर 10 से नीचे जा रही है तो ब्रेडीपीनिया बोलते हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन 30 to 60 के बिटवीन होती है न्यूबॉर्न के अंदर, एंड नॉर्मल रेस्पिरेशन होती है अडल्ट में 12 to 20 के बिटवीन। ठीक है, यूजुअली 16 नॉर्मल कंसीडर करते हैं, 20 से ज़्यादा गई है, 24 से ज़्यादा गई है तो टैकीपीनिया कहेंगे, अगर ब्रेडीपीनिया बोल रहे हैं तो 10 से कम गई है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हमारी रिदम की बात करें तो सिमेट्रिक रेस्पिरेशन होती है या फिर एसिमेट्रिक रेस्पिरेशन होती है। इंटरवल बिटवीन टू रेस्पिरेशन देखते हैं, हम चेक करते हैं, 2 रेस्पिरेशन के बीच क्रॉस वेरीफाई करते हैं, ठीक है। इट इज़ आर्ट ऑफ ब्रीथिंग, ये हमारी एक तरह से ब्रीथिंग पैटर्न होता है कि हमारी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो कितनी एक टाइम पे 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ कर रहा है एक पर्सन, ठीक है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है जो टिश्यू रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन टिश्यू रेस्पिरेशन एक्सचेंज होती है गैसेस बिटवीन ब्लड और टिश्यू के बीच। ये जो एक्सपिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ये ब्लड और लंग्स के बीच गैसेस एक्सचेंज होती है। रेस्पिरेशन रेगुलर सेंटर लोकेटेड एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। कैरेक्टर्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो नंबर ऑफ टाइम्स द पर्सन ब्रीथ इन एंड आउट इन 1 मिनट के अंदर कितना ब्रीथ इन या आउट हो रहा है, ठीक है। फिर ये हमारा कुछ ज़्यादा डीप में चला गया कि रेस्पिरेशन के टाइम पे कैसे पैटर्न होता है, कैसे हम एयर इनहेल करते हैं, कैसे हमारे डायफ्राग्राम वर्क करते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राग्राम हमारे अंदर की तरफ एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं इसमें, वो कभी डिटेल में जाएंगे। एपनिया क्या होता है, सीजेशन हो जाता है रेस्पिरेशन का। ऑर्थोपिनिया क्या होता है, डिफिकल्टी हो जाती है ब्रीथिंग की, क्लाइंट जब लाइन डाउन पोजीशन पे होता है। हाइपोवेंटिलेशन जब डिक्रीज हो जाती है रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। हाइपरवेंटिलेशन ओवर एक्सपेंशन हो जाता है लंग्स का ड्यू टू इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। हाइपरनिया डीप ब्रीथिंग, हाइपोपेनिया शैलो एंड ब्रीथिंग। हाइपर कैपनिया होता है जिसमें CO2 का लेवल डिक्रीज हो जाता है। अगर हाइपर कैपनिया होता तो जो CO2 का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। साइनोसिस की बात करें तो इट इज़ द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, जो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की। स्टीरोटाइप्स रेस्पिरेशन की बात करें तो हाई पिच स्टीरोटस, इसमें हाई पिच क्राउनिंग जो बार्किंग साउंड्स प्रेजेंट होंगे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। क्रैकल्स में क्या होंगे, रेल्स टाइप साउंड्स होंगे, जैसे क्रैकलिंग साउंड्स होते हैं ना, जैसे कुछ चीज टूट गई हो, फ्लूइड्स की वजह से ये साउंड होंगे। विजिंग में क्या होगा कि विस्लिंग जैसे सीटी बजती है उस टाइप्स के साउंड सुनाई देंगे। एनोक्सिया में लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी। हाइपोक्सिया में अब्सेंस हो जाएगी ऑक्सीजन टिश्यूज के अंदर, इसमें अब्सेंस हो जाएगी ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर। डिस्निया में क्या होगा, डिफिकल्टी होगी इन ब्रीथिंग। एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड्स अगर हमारे सुनाई देते तो हमें एडवेंशियस ब्रीथ साउंड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड्स आ रहे हैं तो उनको एडवेंशियस ब्रीथ साउंड, और अगर नॉर्मल आते हैं तो यूपोनिया बोलते हैं। और अगर एबनॉर्मल ब्रीथ साउंड सुनाई देते हैं जैसे लाइक ये है स्टीटरस है, इसमें हमारे कौन से हाई पिच साउंड्स आ रहे हैं। विस्लिंग साउंड वीजिंग में आ रहे हैं। क्रैकल्स में रेल साउंड्स आएंगे। रैटलिंग साउंड्स हमारे सुनाई देंगे अस्थमा पेशेंट्स में, ठीक है। ये सारी चीजें तो क्रैकल्स हमारे साउंड जिसमें फ्लूइड वगैरह प्रेजेंट होते हैं। चाइनीज स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ये हमारे हार्ट फेलियर या स्ट्रोक वाले केसेस में देखने को मिलती है, जिसमें क्या होगा कि डीपर एंड फास्टर ब्रीथिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। कुशल रेस्पिरेशन क्या होता है कि जिसमें डीप एंड लेबर्ड ब्रीथिंग पैटर्न देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के केसेस में देखने को मिलता है। बायोट्स रेस्पिरेशन क्या होता है जिसमें एबनॉर्मल पैटर्न होता है ब्रीथिंग का। कैरेक्टर सैलो रेस्पिरेशन, मतलब बहुत स्लो इंस्पिरेशन होगा। पीरियड ऑफ एपनिया का इट इज यूजुअली सीन इन ट्रॉमा इन मेडुला सीवीए एंड ऑपोइड्स अब्यूज। एटैक्सिक रेस्पिरेशन की बात करें तो कम्प्लीटली एबनॉर्मल पैटर्न होता है ब्रीथिंग का, कैरेक्टराइज बाय कम्प्लीटली इरेगुलर ऑफ ब्रीथिंग। एगोनल ब्रीथिंग की बात करें तो इट इज स्ट्रगलिंग टू ब्रीथ और गैस्पिंग। सुना होगा ना कि पेशेंट तो गैस्पिंग कर रहा है, मे बी समटाइम्स इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कई बार ऐसे हॉस्पिटल में बोल भी देता है कि अगर पेशेंट गैस्पिंग करता है तो पेशेंट के चांसेस है कि पेशेंट किसी भी टाइम क्रैश कर सकता है, ठीक है। सो हमें सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखना होता है। गैस्पिंग मतलब यही होता है कि पेशेंट सांस मतलब फोर्सफुली ब्रीथ ले रहा है, ठीक है। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें इनवर्ड मूवमेंट ऑफ चेस्ट वॉल ड्यूरिंग इंस्पिरेशन के टाइम पे ना इनवर्ड अंदर की तरफ चेस्ट वॉल की मूवमेंट कर रहा है, आउटवर्ड मूवमेंट कर रहा है एब्डोमेन की, और रिवर्स ऑफ नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मली रेस्पिरेशन क्या होता है कि इंस्पिरेशन के टाइम पे बाहर की तरफ मूवमेंट होती है चेस्ट वॉल की, ठीक है। और
ठीक है। एक्सपीरेशन के टाइम पे अंदर की तरफ होती है, बट क्या होगा कि ये पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन में उल्टा करेगा। इंस्पिरेशन के टाइम पे चेस्ट वॉल की जो मूवमेंट होगी वो अंदर की तरफ करेगा, ठीक है। फ्लेल चेस्ट में क्या होगा, लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें सेगमेंट ऑफ रिब्स ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू ट्रॉमा वगैरह की वजह से। रेस्ट ऑफ द चेस्ट वॉल क्या होगा, कार्डिनल साइन, फ्लेल चेस्ट, डिस्निया होगी, ब्रीथिंग होगी, अप एंड डाउन करेगा। नेजल फ्लेयरिंग इट इज अकर व्हेन नॉस्ट्रिल, जो नॉस्ट्रल्स वगैरह है वाइडन होंगे वाइल ब्रीथिंग। इट इज कॉमनली सीन इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एस्फेक्सिया की बात कर रहे हैं, इट इज डिफिकल्टी टू इनिशिएट एंड रेस्पिरेशन और डिफिकल्टी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी और स्टेट ऑफ सफोकेशन, ठीक है। फिर ये हमारे कुछ डायग्राम्स है कि किस किस कंडीशन में क्या क्या होता है। नॉर्मल में ऐसा होता है, टैकिपनियम बहुत फास्ट होगा, ब्रेडिपिनियम बहुत स्लो होगा, एपनिया में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगी कि कुछ है ही नहीं वहाँ पे, इसमें बिल्कुल खत्म हो गई, एब्सेंस हो गया है। बाइटोस में क्या होता है कि बहुत सैलो धीरे धीरे वो बताया था ना। एगोनल में क्या होगा, गैस्पिंग करेगा मतलब खत्म, फिर एकदम से सांस आएगा, फिर खत्म, फिर सांस आएगा, ठीक है। हाइपरपनिया में क्या होगा, कुसमाल में भी क्या होगा कि जो डेप्थ है एंड जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ था ना, कुसमाल रेस्पिरेशन में लेबर ब्रीथ पैटर्न होगा और यूजुअली मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने को मिलता है। कुसमाल ये रहा हमारा। कुसमाल में डीप होगा ना, लेबर मतलब डीप और बहुत दर्द के साथ वाली ब्रीथिंग होगी। उसके बाद चाइना स्ट्रोक भी हमारा बड़े वो डीप एंड सेलो वाला रहेगा। एपनॉस्टिक हमारा फर्स्ट रहेगा, सेलो में बिल्कुल स्लो हो जाएगा। एयर टैपिंग, इसमें एयर भरी रहती है, एयर मूव करती है, वो हमारी बिल्कुल ऐसी होती है, कभी आ गई कभी चली गई। देन साइनिंग होती है। देन ब्लड प्रेशर की ठीक है, ब्लड प्रेशर का हमारा पॉइंट आ जाता है। ब्लड प्रेशर में हमारी दो चीज़ें होती है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा ऊपर वाला होता है 120/80 वाला जो होता है वो सिस्टोलिक बीपी होता है, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हाईएस्ट डिग्री प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नॉर्मल सिस्टोलिक जो होता है बीपी 120 mm/Hg होता है, 16 kP होता है। डायस्टोलिक बीपी की बात करें, लोएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। नॉर्मल डायस्टोलिक बीपी होता है 80 mm/Hg होता है। पल्स प्रेशर की बात करें तो 5.3 kPa जो होता है, और ये 40 mm होता है नॉर्मल जो प्रेशर होता है। डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 40 mm/Hg का होता है, ठीक है। सो ब्रीफली अगर हम प्रोसीजर बीपी मॉनिटरिंग की बात करें तो सबसे पहले पेशेंट को बैठाना है। जब भी बीपी कफ लगा रहे हो तो उसका जो हैंड है वो हमेशा हार्ट लेवल पे रखा होना चाहिए, और यूजुअली बीपी कफ अप्लाई होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर अबो एंटीकोबाइटल फोसा पे, ठीक है। इन सब से हम मेजर करते हैं। एक तो कोर्सकोफ साउंड होता है जो इट इज साउंड दैट मेडिकल पर्सनल लिसन व्हेन दे आर टेकिंग ब्लड प्रेशर यूजिंग ए नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। जब वो बीपी चेक करते हैं ना तो उस टाइम पे कोर्सकोफ साउंड प्रेजेंट होता है, उस साउंड से पता चलता है कि पेशेंट का बीपी कितना है, ठीक है। If noted any unpredicted reading, then recheck the blood pressure after 5 minutes. If client smoke, then wait for 30 minutes for measurement. Name of BP instrument स्फिग्नोमैनोमीटर्स होते हैं, ठीक है। फिर ये कुछ इन्फेंट्स के हमारे विड्थ वगैरह लेंथ वगैरह है कि इन्फेंट के लिए हम 3 सेंटीमीटर विड्थ, 6 सेंटीमीटर लेंथ एंड 7 सेंटीमीटर साइज होना चाहिए। चाइल्ड के लिए 5 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अडल्ट के लिए 13 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 10 to 12 सेंटीमीटर। अडल्ट थाई 20 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर लेंथ एंड साइज मोर देन 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पैरामीटर्स होते हैं। फॉल्स रीडिंग कब आती है, फॉल्स लो रीडिंग कब आती है, फॉल्स हाई रीडिंग कब आती है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी इसमें हो जाती है कवर, ठीक है।
बस हमारे यही पैरामीटर्स है। इसमें पेन के बारे में बता नहीं रखा। पेन के लिए हमारा एक स्केल होता है जिसे वोंग बेकर स्केल होता है, जिसमें हमारे फेशियल एक्सप्रेशन बने होते हैं। उनके आधार पे, उनके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का कितना पेन है। अगर पेशेंट टैबलेट ले रहा है तो टैबलेट के 2 घंटे बाद हमें दोबारा से रीअसेस करना है कि पेशेंट का पेन का लेवल कितना है। ठीक है, ये नॉर्मली आईसीयू के अंदर पेन वाइटल्स असेस किया जाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करते हैं हम, अगर हम आईवी या आईएम दे रहे हैं तो उस कंडीशन में हम आधे घंटे के बाद दोबारा से रीअसेस करते हैं और डॉक्टर्स को बताते हैं कि क्या एडवाइस करना है, पेशेंट का पेन अभी भी कम नहीं हुआ है। ठीक है, तो इमरजेंसी के टाइम पे भी हमने एक चीज़ यहाँ पे अलग पढ़ी थी, डिफ्रेंशिएट किया था कि इमरजेंसी के टाइम पे हम क्या करते हैं। इमरजेंसी के टाइम पे हम एक डिफरेंट पैरामीटर्स लेते हैं जिसे बोलते हैं